तो साथियों वेलकम टू प्रेप कर में आप सभी का स्वागत है। सभी साथी जल्दी से आ जाएंगे, एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ही जबरदस्त खबर है आप सभी के सामने आपको दिख रहा है किसानों की बड़ी जीत। ये जीत इसलिए क्योंकि किसान पिछले एक साल से ज़्यादा समय से संघर्ष कर रहे थे दिल्ली के चारों ओर बैठ के, और सरकार से मांग कर रहे थे कि जो सरकार ने 3 किसान बिल बनाए हैं उनको रद्द कर दिया जाए, क्योंकि किसान ये कह रहे थे, किसानों का ये पक्ष था कि इससे किसान को नुकसान होगा, इससे किसान की फसल का उसे दाम नहीं मिलेगा और इससे व्यापारियों को फायदा होगा, किसान की जमीन भी बर्बाद हो जाएगी, मतलब बहुत सारे नुकसान किसानों को हो सकते हैं। जबकि सरकार बार बार ये कह रही थी कि इससे किसानों को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। सरकार ने देश हित में, किसानों के हित में ये कानून बनाए हैं। आगे देख लेते हैं तो फिर इनको वापस क्यों लेना पड़ा, इन सारी चीजें हैं सामने लिख रहा है। किसानों की बड़ी जीत क्या है? वो 3 कृषि कानून, क्यों हो रहा था विरोध, है ना, क्यों हो रहा था विरोध। चलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, क्यों हो रहा था विरोध, ये सारी चीजें हम लोग। तो किसानों की बड़ी जीत इसलिए है क्योंकि इन बिलों को अब वापस ले लिया गया है। किसान लंबे समय से कृषि कानून बिलों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। इस मांग को लेकर वे करीब 15 महीने से ज्यादा दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए थे। दिल्ली के बॉर्डर पर अगर हम लोग बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर, उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश की तरफ जो बॉर्डर पड़ता है गाजीपुर बॉर्डर, यहाँ किसान बैठे थे। दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस वे जो था उसको बंद किया गया था, उसके एक तरफ जाने का रास्ता ब्लॉक था पिछले 15 महीने से। वहां लोगों को भी समस्याएं हो रही थी, हालांकि किसानों को भी समस्याएं थी। उसी तरह से आपके सिंघू बॉर्डर पर जो हरियाणा और पंजाब की तरफ से किसान आते हैं वो सिंघू बॉर्डर पर बैठे थे। उसी तरह से आपके टीकरी बॉर्डर पर जो आपके हरियाणा के किसान है वो टीकरी बॉर्डर पर, और राजस्थान के किसान उस तरफ भी बैठे थे आपके। तो कहने का मतलब यह कि पूरी दिल्ली के चारों तरफ किसानों का जमा बाड़ा था इस बात को लेकर कि सरकार कैसे भी इन बिलों को वापस ले। आज सुबह मोदी जी ने देश के नाम संबोधन में ये कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, हम किसानों को उनके फायदे की चीज बता नहीं पाए। भला ऐसे होता है क्या? मतलब मेरे हिसाब से शायद नहीं होता कि सरकार लोगों को समझा ना पाए। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों तक अपनी बात को नहीं रख पाई, लोगों को समझा नहीं पाए, और हम ये नहीं बता पाए कि कृषि कानून आपको कैसे फायदा दे सकते हैं, ये देश के लिए कैसे फायदेमंद है, ये लोगों को हम इस बात पर कन्विंस नहीं कर पाए, और किसान इस बात से नाराज थे। और ये सरकार ने फैसला किया है तीनों कृषि कानून को पूरी तरह से वापस लेने का। सरकार ने अब तक इससे पहले वापस लेने की बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई समस्या है तो बैठकर बात करिए, उसमें संशोधन करेंगे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी ने आज सुबह घोषणा कर दी कि सरकार इन तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए अब तैयार है। और संसद के जो सत्र होगा, शीतकालीन सत्र, संसद का जो शीतकालीन सत्र होगा उसमें सरकार इसको वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। संसद के शीतकालीन सत्र में शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वापस लेने की प्रक्रिया जो आपकी है वो शुरू कर दी जाएगी, अर्थात आज घोषणा कर दी मोदी जी ने, शीतकालीन सत्र में इसको वापस ले लिया जाएगा। चलेगा, एक एक करके हम लोग बात करते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं कि क्या थे तीनों कानून। इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी भैया, तीनों कानून क्या थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम किसानों को अपनी बात समझा नहीं पाए, जो राज्यों से, जैसे उत्तर प्रदेश के राज्य थे, उत्तर प्रदेश के किसान थे, पंजाब के किसान थे, हरियाणा के किसान थे, इन सभी किसानों को वो समझा नहीं पाए। कहीं ना कहीं इस निर्णय को इस बात से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि 2017 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, 2017 में उत्तराखंड में भी चुनाव है, 2017 में भी जहां सबसे ज्यादा विरोध हुआ पंजाब में भी चुनाव है, इलेक्शन है 2017 में। और कहा जा रहा है कि सरकार ने इसको देखते हुए भी इस तरह के कदम उठाए हैं कि अब इलेक्शन आ रहे हैं तो थोड़ी सी डैमेज कंट्रोल की तरफ सरकार अब जा रही है। तो इन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि इसी महीने होने वाली संसद के सत्र में, इसी महीने के अंत में शुरू होगी संसद का सत्र, इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी अपील की कि किसान अब अपने घर वापस लौट जाएं। आखिर क्या है ये तीनों कृषि बिल और क्यों हो रहा था इनका विरोध। पहले कृषि कानून की अगर हम लोग बात करें तो पहला कृषि कानून समझिए क्या है। पहले कृषि कानून की हम लोग बात करें तो ये भारत के सभी किसानों को अपनी फसल को भारत में कहीं भी, उनकी कोई फसल है, इस फसल को भारत में कहीं भी, मतलब एपीएमसी जो मंडी समिति थी उससे बाहर जाकर बेचने की अनुमति देता है। जैसे मान लो कि कोई किसान है जो आपके कहां पर रहता है, बुलंदशहर में रहता है, तो बुलंदशहर के आसपास का किसान अपने शहर की मंडी में ही अपना अनाज बेच सकता था, अपने शहर की मंडी में ही अनाज बेच सकता था। मान लो कि उसे गेहूं के दाम मिले उसे 1700 रुपए प्रति क्विंटल, लेकिन वो चाह के भी इसे कहीं और नहीं बेच सकता था, क्योंकि ये कानून है। ये किसान ले जाकर अपना सामान हरियाणा नहीं बेच सकता था, राजस्थान नहीं बेच सकता था, उसे अपने गेहूं यहीं पर बेचने पड़ेंगे, इसी मंडी में बेचने पड़ेंगे। एपीएमसी का कानून यही कहता है। तो अब सरकार ने कहा कि भैया इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा कि किसान अपने फसल को कहीं और ले जाके बेच सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें एक ग्लिच था, कमी थी इसमें, क्योंकि सरकार बार बार ये कहती है कि इससे छोटे किसानों को फायदा होगा, इससे छोटे किसानों को फायदा होगा। सरकार छोटे किसान, आज भी मोदी जी ने यही बात कही, सरकार छोटे किसानों के साथ है। मान लीजिए कोई छोटा किसान है जिसके पास 2 एकड़ जमीन है या 1 एकड़ जमीन है और उसके खेत में 10 क्विंटल गेहूं होते हैं, तो क्या वो बुलंदशहर के अलावा जयपुर की मंडी में ले जाके बेच सकता है? बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहां से ले जाके वहां तक ट्रांसपोर्टेशन में बहुत खर्चा आएगा। वो 10 क्विंटल गेहूं को बुलंदशहर की मंडी को छोड़कर जयपुर की मंडी में नहीं बेच सकता अगर वहां भाव ज्यादा मिल रहा है, अगर वहां रेट ज्यादा है, या वो अमृतसर की मंडी में नहीं बेच सकता छोटा किसान। तो इससे छोटा किसान नहीं, शायद इससे बड़ा किसान, बड़े किसानों को या फिर व्यापारियों को फायदा होता, खासकर व्यापारियों को इससे फायदा होता। व्यापारी लोग अपने क्षेत्र में जो खरीदते हैं वैसाख के समय पर उस गेहूं को बाहर ले जाके बेचते, क्योंकि रोक टोक समाप्त हो जाती सारी की सारी, है ना, किसान के नाम पर वो सारा गेहूं बाहर बेचते ले जाके, तो पैसा कमाई उनकी होती। मेरा यहां से एक असहमति थी कि छोटे किसानों को इससे शायद फायदा नहीं हो पाता, क्योंकि छोटे किसानों की उपज उतनी ज्यादा नहीं होती कि वो चेन्नई या मुंबई बंबई ले जाके अपने सामान को बेच पाए। वो आसपास के किसी मंडी में या किसी बिचौलियों को बेच देते हैं ना, फिर वो बिचौलिया ले जाके बाहर बेचेगा तो फायदा उसका होगा। पहली बात।
हाँ, तो क्या हो जाएगा? कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 है। इस कानून के मुताबिक किसान अपनी मनचाही जगह पर अपनी फसल को बेचने के लिए स्वतंत्र होता है। बेचने के लिए स्वतंत्र होता है। यहां तक कि किसान दूसरे राज्य में भी अपनी फसल बेच सकता है। यहां तक कि किसान दूसरे राज्य में भी अपनी फसल बेच सकता है। लेकिन अगर ये बात कहो कि इससे सब कुछ नुकसान ही नुकसान है, ऐसा नहीं है। इनसे कई सारे फायदे थे। इनसे कई सारे क्या थे? फायदे थे, है ना? इस बिल के कई सारे फायदे भी थे। बिल नहीं, इसको एक्ट कहिए। कई सारे फायदे, जैसे फायदे क्या कि अगर आप बुलंदशहर के आसपास के रहने वाले हैं तो कानून कहता है कि आप सिर्फ इसी मंडी में अपना सामान बेच सकते हैं। अगर आपका ये सामान भले सस्ता बिक रहा है लेकिन आपको यहीं बेचना पड़ेगा। लेकिन अब इस बिल के बाद आप अपने सामान को ऑनलाइन बेच सकते थे। ई कॉमर्स लागू हो सकता था कृषि में, मतलब ऑनलाइन भी अब खेती के उत्पाद बेचे जा सकते थे इस कानून के बाद। आप किसी दूसरे शहर की मंडी में, मान लो आप बुलंदशहर नहीं बेचना चाहते लेकिन गाजियाबाद में तो लाके बेच सकते थे, है ना? तो ये कहना कि सारा कुछ गलत था इसमें, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसमें कुछ अच्छी चीजें भी थी। तो कोई भी कानून हो उसकी कुछ नेगेटिव पॉजिटिव चीजें होती हैं। इसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीजें थी और कुछ नेगेटिव चीजें भी थी। मेरे हिसाब से अगर माना जाए तो नेगेटिव चीजों को निकाल कर इसको बढ़िया बना देना चाहिए था, ना कि पूरा रद्द करना चाहिए था, है ना? सरकार ने दबाव में आके इसको रद्द किया है, किसानों के प्रेशर में आके इसको रद्द किया। इसमें कुछ जो बेकार चीजें थी किसानों के साथ बातचीत करके उनको हटाकर बढ़िया इसको बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए था। आगे आ जाते हैं हम लोग। तो पहला कानून क्या था कि किसानों को कहीं भी अपनी फसल बेचने की अनुमति मिल जाती है। वो अपने राज्य के बाहर भी उस फसल को बेच सकते थे। पहले ऐसा नहीं था, चलेगा, लेकिन अब फिर भी वही हो जाएगा कि अपनी मंडी में किसान की फसल बेच पाएंगे। दूसरे की अगर हम लोग बात करें, दूसरा नहीं है, चलेगा, तो दूसरा नहीं है तो मैं बताता हूं। अमर उजाला ने दूसरा नहीं छापा क्या, मैं बताता हूं दूसरा क्या है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को परिभाषित करता है कि किसान अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अर्थात कॉन्ट्रैक्ट करके व्यापारियों के साथ किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता था। किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अर्थात कॉन्ट्रैक्ट कृषि या खेती कर सकता था। मतलब व्यापारी आता और किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता कि किसान के पास 5 एकड़ जमीन है और उस 5 एकड़ जमीन पर वो अपने रेट तय करके सारी चीजें फिक्स करके लागत तय करके और किसान से इस पर क्या करवाता? खेती करवाता और किसान उसकी फसल को अपने खेत में उपजाता। किसान उसकी फसल को अपने खेत में उपजाता। जैसे होता है ना, जैसे मान लो कि एक एडिडास कंपनी है। एडिडास कंपनी क्या करती है कि अपने जूते सारे अपने कंपनी में नहीं बनाती। एडिडास कंपनी ठेके देती है, टेंडर देती है, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट करती है छोटी छोटी कंपनियों के साथ, और वो इनसे किसी से इसमें से सोल बनवाती है, किसी से अपर बनवाती है, किसी से लेज बनवाती है, मतलब जो उसके मतलब फीते वगैरह होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग चीजें बनवाती है किसी से। तो इसने एडिडास ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया इनके साथ, मतलब अपना प्रोडक्ट इन कंपनियों में वो बनवा रहे हैं, अपना प्रोडक्ट। तो वैसे ही यहां पर अनेक व्यापारी भारतीय किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते और वो जो चाहते वो किसान फसल उपजा के उनको देता और किसान को उसके बदले उसकी मेहनत और उसकी खेती का किराया, ये सारी चीजें मिल जाती। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रदर्शित किया गया था, परिभाषित किया गया था सेकंड वाले में। और इसमें इस बीच कोई विवाद होता है तो पूरे विवाद को सुलझाने की जो सिस्टम था उसको परिभाषित किया गया था कि किसान किसके पास जाएगा, कौन किसान की बात सुनेगा, अगर किसान उसके फैसले से सहमत नहीं है तो फिर किसान कहां पर अपील करेगा। ये सेकंड कानून में एक एक बात लिखी गई थी, है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हालांकि बुरा नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी बढ़िया होता है। कई सारे दुनिया के कई सारे देशों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रहा है, भारत में भी होना चाहिए था, लेकिन जो इसमें एक दो गलती थी उनको सुलझा के इसको बढ़िया बनाना चाहिए था। और विवाद सुलझाने का जो सिस्टम था पूरा कि एसडीएम के पास जाएंगे, एसडीएम आपके मामलों को सुनेगा। हालांकि इसमें गलती यह थी कि इन मामलों को सामान्य न्यायालय में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। यहां पर किसान नाराज थे कि इन मामलों को सामान्य न्यायालय में अगर ट्रांसफर नहीं किया जाता तो एसडीएम शायद किसी अमीर आदमी के प्रभाव में आ सकता है, क्योंकि वो राजस्व का अधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी भी होता है न्यायिक अधिकारी के साथ साथ। तीसरा ये था। दूसरा ये था। तीसरा था जो आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट तय करता है। आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट के बारे में बताता है कि देश में कौन कौन सी आवश्यक वस्तुएं हैं, क्योंकि सरकार जिन आवश्यक वस्तुओं को बता देती है उनका भंडारण नहीं किया जा सकता, उनका कोई भी व्यापारी या कोई भी व्यक्ति स्टोरेज नहीं कर सकता। तो सरकार ने इसमें से कुछ आवश्यक वस्तुओं को हटा दिया था। जैसे इस तीसरे कानून के अनुसार सरकार के अनुसार अनाज आवश्यक वस्तु नहीं, अर्थात अनाज का कोई भी भंडार कर सकता है, अनाज का कोई भी व्यापारी भंडार कर सकता है। उसी प्रकार से दाल आवश्यक वस्तु में नहीं शामिल, मतलब दाल निकाल दिया था। आलू को आवश्यक वस्तु से निकाल दिया था, प्याज को आवश्यक वस्तु से निकाल दिया था, है ना? प्याज को आवश्यक वस्तु से निकाल दिया था, खाद्य को आवश्यक वस्तु से निकाल दिया था, तिलहन को आवश्यक वस्तु से निकाल दिया था, और आपका तेल को भी आवश्यक वस्तु से निकाल दिया था। कि सरकार ने कहा था कि किसी असाधारण परिस्थिति में ही इनको आवश्यक माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। मतलब ये छूट दी थी कि अनाज का भंडारण कोई भी कर सकता है, दाल का भंडारण कोई कर सकता है, आलू प्याज और तेल, खाद्य तेल, इन सब का कोई भी भंडारण कर सकता है। यहां से किसानों को लगा कि इन चीजों का स्टोरेज अब सिर्फ और सिर्फ व्यापारी कर पाएंगे, अर्थात किसानों की सस्ते रेट पर खरीदेंगे और बाद में उनको महंगा बेच देंगे। इस पर कई लोगों की आपत्तियां थी, न कि किसान की बल्कि कई सारे लोगों की थी कि इससे देश में कालाबाजारी बढ़ सकती है, इससे देश में व्यापारी सामान को इकट्ठा कर लेंगे और आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। मान लो सब दाल सारी इकट्ठी लेके व्यापारियों ने अपने स्टोरेज में जमा कर ली और वो मार्केट में नहीं लेकर आ रहे हैं। अब तक तो किसान सरकार क्या होती थी कि इसको आवश्यक वस्तु माना जाता तो सरकार इस पर छापे लगा के इसको दाल को बाहर मार्केट में लेकर आती थी। लेकिन अगर इसे आवश्यक वस्तु से बाहर निकाल दिया जाएगा तो दाल का स्टोरेज कोई भी कर सकता है। मार्केट से सारी दाल उठा के रख दी अपने अंदर स्टोरेज में, तो फिर तो अपने आप महंगी हो जाएगी और फिर धीरे धीरे महंगे दाम पर उसको बेचा उन्होंने। समझ रहे बात को? तो ये थे तीनों कृषि कानून जिनको अब आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषित कर दिया है कि सरकार इनको वापस लेगी और शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही इनको वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पिछले साल मानसून सत्र में इनको पारित किया गया था और जून में इसको अध्यादेश के माध्यम से भारत में लाया गया था। तो ये थे तीनों कृषि कानून जिनको अब वापस लेने की बात कर दी गई है।